नमस्कार। अय्या भोजपुरी का एक शेर मुझे याद आता है आज के कार्यक्रम की शुरुआत के अंदर। वो फरमाते हैं, सुकून कितना था झोंपड़ी में, महल में आकर पता चला। वह की बात ये है कि हम जिंदगी भर भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, हम सोचते हैं हम ऐसा कर लें, हम वैसा कर लें, और फिर लगता है कि काश जो मैं जीना चाहता था वो जी पाता, या जो करना चाहता था वो कर पाता। एक रिसर्च हुई थी और उसमें कहा गया, ये समझ में आई बात, कि जो डेथ बेड पे लोग थे उनसे पता किया गया, पूछा गया कि आप अपनी ज़िंदगी से खुश रहे। तो उनमें अधिकतर का ये कहना था, वो जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, काश वो करते तो वो खुश रहते। आज उनके पास धन भी है, दौलत भी है, सब कुछ है, लेकिन वो नहीं है वो जो चाहते थे, जिसका उन्होंने खुशी नाम दिया। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे, आखिर ये खुशी है कहाँ? कहाँ छिपी रहती है ये? तो ना पैसे में मिलती है, ना परिवार में मिल रही है, ना कहीं और चीज़ों में मिल रही है। परिवारों में भी तनाव दिखता है, पैसे में भी तनाव दिखता है, शरीर में भी तनाव दिखता है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो उन सभी सवालों के समाधान लेने के लिए आज हमने एक बेहतरीन अतिथि को आमंत्रित किया है। उनकी खासियत मैं यहाँ पे आगे बता देना चाहता हूँ कि आदमी जब एक बार थोड़े से आर्थिक संबंधों की तरफ बढ़ जाता है, तो फिर वो दुनियादारी की तरफ और कहूँ कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने की कम कोशिश करता है। या फिर करता है तो उस उम्र में आगे करता है जब उसे लगता है कि सारी चीज़ें बेकार हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू करवाने वाला हूँ, जिन्होंने अपनी बहुत कम उम्र के अंदर ही ये समझ लिया कि जीवन का असली सुख देने के अंदर है। तो उसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाता हूँ और आप मिलवाते हैं और जानते हैं कि किस तरह से हम हमारे जीवन में खुशियाँ पा सकते हैं। चलिए स्वागत करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रेडेंट टीवी और मैं सुनील नारनोलिया शिक्षा सरोकार सीजन 2 के आज के अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का अंक कितना महत्वपूर्ण है ये तो आप मेरी बातों से समझ ही चुके होंगे, क्योंकि आज हमें जानने की कोशिश करें किस तरह से हम हमारी जिंदगी को खुशनुमा बनाएं, खुशहाल बनाएं, और ये वही व्यक्ति बता सकता है जो उन सारी चीजों से गुजरा हुआ हो। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारी आज की जो अतिथि हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं बेंगलुरु से स्वर्णलता जी। स्वर्णलता जी, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं स्वर्णलता जी से बड़ा प्रभावित हुआ जब इनके बारे में, इनका रिज्यूमे देख रहा था, इनकी डिटेल्स में जब देख रहा था तो बड़ा प्रभावित हुआ। ये पेशे से सीए हैं, उसके बावजूद इन्होंने एमडी किया एक्यूपंक्चर के अंदर। गोया कि उनकी जो जिद थी वो ये थी कि मैं लोगों को सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से साथ नहीं दूं, बल्कि कोई स्पिरिचुअली कोई समस्या है, कोई शारीरिक समस्या है, मानसिक कोई समस्या है, या फिर किसी भी तरह की कोई समस्या है, तो मैं हर तरह से उनके लिए काम आ सकूं, उनका सहयोग कर सकूं। स्वर्णलता जी पेशे से सीए हैं जैसा मैं बता रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ में ये एक्यूपंक्चर में एमडी भी हैं। ये एक स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम कोचिंग के एक्सपर्ट भी हैं, साथ ही साथ में क्रिया योग टीचर भी हैं, स्पिरिचुअल हीलर भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, और ये टैरोट कार्ड रीडर भी हैं। तो आप समझ सकते हैं, एक व्यक्ति जब इतनी सारी विधाओं में दक्ष हो तो उसे बहुमुखी प्रतिभा का धनी कहा जाना चाहिए। तो मैं आज स्वागत करता हूँ हमारे साथ में जुड़ी हुई बहुमुखी प्रतिभा की धनी सीए स्वर्णलता विजी का। स्वर्णलता जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, आभार कि आपने अपने व्यस्त समय में से हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और आज आप हमारे साथ में हैं। आज हम आपके जरिए जानने की कोशिश करें किस तरह से जिंदगी में सुख जिसे कहते हैं, हैप्पी लाइफ कहते हैं, वो कैसे पाई जा सकती है। स्वर्णलता जी, मैं ज़्यादा समय को नहीं लूँगा, और पहली बात जो यही है कि अक्सर ही कहा जाता है कि इंसान जब खुद मजबूत होता है तो सारी चीज़ें उसकी ज़िंदगी के अंदर शामिल होने लग जाती हैं। तो मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि एक इनर स्ट्रेंथ होती है हर व्यक्ति की अपनी, उसका क्या रोल है खुशनुमा बनने में? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइट मी ऑन दिस शो। आप सबको नमस्कार है मेरा, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड सुनील जी। आपका जो क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपने शुरुआत बहुत अच्छी की कि सबको पता चलता है कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है जब वो अपने अंतिम दिनों में रहते हैं, लेकिन भगवान की ब्लेसिंग के कारण मैं ये जान पाई बहुत अर्ली अपनी एज में कि मुझे क्या करना है। एंड जैसे आपने कहा कि जो हमारा इनर स्ट्रेंथ है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, द इनर स्ट्रेंथ व्हाट वी पोसेस। सो वॉट एवर वी हैव इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज एक्सटेंशन ऑफ आर इनर सेल्फ। जो हम अंदरूनी मन से हमारा जो स्टेट होता है वही हमारे
बाहर के स्टेट में नज़र आता है। जैसे आपका घर, आपके आपके रिश्ते, आपका आपका ऑफ़िस जो भी है, जो भी काम आप करते हैं, ये आपका एक्सटेंशन है। तो अगर आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इंटरनल तरह से, मनोबल जिनको जिसको बोलते हैं या फिर आत्मबल जिसको बोलते हैं, अगर आप उसमें स्ट्रॉन्ग है तो डेफ़िनेटली आपका वो स्ट्रेंथ आपके आउटर वर्ल्ड में दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं कि आत्मा के कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, या इसको इंग्लिश में कह सकते हैं माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो। Here ego is taken in the form of false mask or some mask which you have already put. जैसे कुछ हमने ऑल्टर अपने अपने ईगो को ऑल्टर कर दिया इस रियलिटी को फेस करने के लिए वगैरह। तो आत्मा के पास इमोशनल बल भी रहता है जिसको हम इमोशनल क्वेश्चन बोलते हैं, और स्पिरिचुअल बल भी रहता है जिसको हम स्पिरिचुअल क्वेश्चन बोलते हैं। एक ज़माना था जब लोग पूछते थे कि आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्या है? लेकिन अभी अगर आपको इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना है तो आपका इमोशनल क्वेश्चन और स्पिरिचुअल क्वेश्चन बहुत हाई होना चाहिए। इमोशनल क्वेश्चन इसलिए क्योंकि जितना भी आप कमा लें या फिर जितनी भी आप सक्सेस पा लें, अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं हैं, तो हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पर उनका पतन हो चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल फ़िल्म इंडस्ट्री में हमने बहुत सारे लोगों को सुसाइड करते हुए देखा है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्चुअली इट्स नॉट गुड। इवन इन द बिज़नेस इंडस्ट्री वी हैव सीन द कैफ़े कॉफ़ी डे ओनर लूजिंग हिज लाइफ। सो इमोशनल क्वेश्चन बहुत हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितना हमारा इनर स्टेट जो होता है स्ट्रांग रहेगा, उतना ही हम आउटर वर्ल्ड को फेस कर पाएंगे। एट द सेम टाइम वी कैन एक्चुअली कंट्रीब्यूट मोर टू दिस वर्ल्ड। आप जिस काम के लिए इस दुनिया में आए हैं उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए आप में जो स्ट्रेंथ होती है वो आपकी आत्मा ही दे सकती है। और ये जो क्वालिफिकेशंस है वगैरह हैं, ये सब आपका एक एस्पेक्ट है, कह सकते हैं कि आप जो फॉल्स मास्क डाल के बैठे हैं वो हो सकता है, लेकिन एक्चुअली आपका जो स्ट्रेंथ है वो आपकी इनर सेल्फ है जो आपको गाइड करेगी। यस। जी, बहुत बड़ी आपने बात कही और आपकी बातें सुन के मुझे मुनीर नियाज़ी साहब का वो शेर याद आ गया कि शाम फिराक आई तो दिल डूबने लगा, हमको भी अपने आप पे कितना गुरूर था। तो बड़ा सही कह रहे हैं कि आप सारी चीज़ें यहीं कहीं धरी रह जाती है और जब अंत वक़्त आता है तो फिर हमें लगता है कि हमने तो कुछ पाया ही नहीं। हमें लगता है कि हम तो चले सब चीज़ें ही छोड़कर जानी होंगी। तो पहले गुरूर करते हैं, हम ये कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम ये मिटा देंगे, उसे झुका देंगे, उसे बना देंगे। फिर एक दिन पता चलता है कि हम लोग तो कुछ भी नहीं है। जैसे आपने कहा कि स्पिरिचुअलिटी है, एक इनर स्ट्रेंथ है, उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। तो मैं उसी चीज़ को आगे लेते हुए यहाँ भी ये भी जानना चाहूँगा कि अक्सर ये देखने में आया कि ज़िंदगी में सब कुछ कर लेने के बाद व्यक्ति जो युवावस्था में कहीं भी जवानी की दहलीज पे जाता है या और छोटा होता है, तो उससे जिस स्पिरिचुअलिटी के बारे में कहा जाता है तो कुछ नहीं, सारी फंतासी बातें हैं, इनका साइंस से कोई लेना देना नहीं, सारी इस तरह की बातें। लेकिन वही चीज़ें फिर उसे लगता है कि नहीं, सही मायने में तो यही चीज़ें थी जो मुझे बहुत पहले समझ लेनी चाहिए थी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक स्पिरिचुअलिटी जिसे अध्यात्म हम कहते हैं, वो एक व्यक्ति के जीवन के अंदर किस तरह से जो भूमिका अदा करता है, उसके चाहे व्यक्तित्व के निर्माण की बात करें या फिर समस्याओं के हल की बात करें या फिर अपने आप को रिप्रेजेंट करने की बात करें, तीनों तरह से। यस। मैं यहाँ बैंगलोर के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया में एक काउंसिल मेंबर रह चुकी हूँ। पास्ट में मैंने अपनी सर्विसेज वहाँ दी थी। तो उस वक्त मैं जब भी किसी से बात करती थी तो वो लोग बोलते थे आप इतनी छोटी उम्र में कैसे स्पिरिचुअलिटी में आ गए। तो ये क्वेश्चन बड़ा मुझे सरप्राइजिंग लगता था कि वो मेरी फिजिकल सेल्फ को देख के उनको लगता है कि मैं छोटी उम्र में आ चुकी हूँ, लेकिन जबकि जो आत्मा का जो संस्कार होता है वो पास्ट लाइफ से आता है। तो इस लाइफ में शायद 9 साल का बच्चा भी बहुत ही स्पिरिचुअली हाई हो, जो हम आजकल देख रहे हैं। तो लोग ऐसे बोलते थे स्पिरिचुअलिटी जो है, जो 60 साल के बाद आनी चाहिए, अभी कैसे आ गई 30-40 में? वही तो अक्सर ये तो होता है कि शुरू में लगता है कि ये तो सब चीज़ें बेकार हैं, इनको छोड़ दो, साइंस की तरफ यस। दौड़ो, विज्ञान की दुनिया में ऐसी बातें करते हो और उस हाँ, वक़्त आप इस तरह से कर रही हैं। तो अपने यस। मेरी बड़ी जिज्ञासा है, कैसे? हाँ, तो ये बचपन से ही मेरा बहुत इंक्लिनेशन था कि मैं बहुत पूजा-पाठ करती थी, एंड मैं बहुत ही इंक्लाइंड थी देवी-देवताओं, आफ्टर डेथ क्या होता है, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट बहुत था मुझे जानने के लिए। और साइकोलॉजिकली मैं चीज़ों को बहुत समझती थी। मैं बहुत शांत काइंड ऑफ गर्ल थी। आई डोंट लाइक टू टॉक मच, सो आई यूज्ड टू ऑब्जर्व पीपल हाउ दे आर टॉकिंग, हाउ देयर इमोशंस आर गेटिंग प्लेस्ड। सो हमेशा मुझे डाँट पड़ती थी घर पे कि यार तुम बोलते क्यों नहीं हो? तुम चुपचाप क्यों रहते हो? जब 4 लोग हैं तो बोलना चाहिए। तो ये हुँ। मुझे आदत कम थी, तो ऑब्जर्वेशन मेरा बहुत शार्प था, तो मैं सबको ऑब्जर्व करती थी, एंड चीज़ों को बहुत ही डिफरेंट लेवल में, पढ़ाई और लिखाई को छोड़ के मैं डिफरेंट लेवल पे चीज़ों को समझने की कोशिश करती थी। तो इसीलिए बहुत बार डांट पड़ती थी, मार्क्स भी बहुत कम आते थे, जस्ट पासिंग मार्क्स थे मेरे। तो बाद में मेरे को लगा कि अच्छा, इस रियलिटी में पढ़कर कुछ याद कर कर लिखना
एक उनके लिए एक क्या बोलते हैं कि ये एक अचीवमेंट है इनके लिए। तो मुझे लगा कि ये इतनी आसान चीज़ है, पढ़ो और लिखो और अच्छे मार्क्स लेके आ जाओ। एंड उसके बाद से मेरी जर्नी 10th स्टैंडर्ड के बाद मेरी टोटली डिफरेंट जर्नी रही, जहाँ मैंने अच्छी पढ़ाई की। और सीए भी बहुत लोग बोल रहे थे ये तो बिलो 10th में तो इसके ऐसे मार्क्स आएंगे, कैसे सीए कर पाएगी। तो ऐसे हमने पास किया और समझा इस रियलिटी को कि कैसे चलती है। तो उसके बाद आसानी हुई, लेकिन कुछ भी करने से, जैसे मैंने सीए के बाद भी मैंने बहुत सारी क्वालिफिकेशंस की, फिर मैंने साइंस की फील्ड ले ली, फिर बीएससी किया, एमडी एक्यूपेंचर किया, लेकिन किसी में मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिली जो एक्चुअली मुझे किसी और पर्सन को मिलनी चाहिए थी। क्योंकि इतने मल्टीटास्किंग होने के बावजूद आप कहीं ना कहीं अपने उस कंप्लीशन को पा लेते हैं, लेकिन मुझे वो कंप्लीशन मिला नहीं। तो मैं हमेशा स्पिरिचुअलिटी के बारे में ज़्यादा सोचती थी, साइकोलॉजिकल के बारे में, मैं लोगों को कैसे मदद करूँ, क्योंकि मैं बहुत काइंड थी लोगों के लिए। तो दैट इज़ हाउ द स्पिरिचुअलिटी एंटर्ड एंड इट इट रियली क्रिएटेड अ ग्रेट अवेयरनेस इन मी कि मैं स्पिरिचुअलिटी के लिए ही बनी हूँ। तो इस तरह से मेरा स्पिरिचुअलिटी का जो एंगल है बाहर निकला। एंड हाँ, हर किसी का डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है, तो मेरा भी एक फेज था जहाँ से मुझे बाहर निकलना पड़ा। और उस वक्त मेरे को ओनली ओनली चीज़ मुझे मदद की थी वो है क्रिया योग, जो मैं अभी आज अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ। मेरे वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स हैं, मैंने 200 लोगों को मैंने क्रिया योग में इनर स्ट्रक्चर्ड ट्विन फ्लेम की कोचिंग में मैंने उनको ट्रेन किया है। और मैं डे इन डे आउट में लोगों को एस्ट्रोलॉजी और उनके कंसल्टेशन से मैं उनको हेल्प करती रहती हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है लाइफ को समझना। पढ़ाई-लिखाई तो आपको स्कूल में कोई भी दे देगा, लेकिन लाइफ को समझने के लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। किसी एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत होती है जो आपको जज ना करे। हर हर जगह फैमिली में हो या कहीं पर भी आप, हर कोई जज कर लेता है आपको, तो वो एक हर्ट क्रिएट करता है जो आपकी हैप्पीनेस पहली बार ही खींच लेता है। आपको हैप्पीनेस नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप लाइफ को समझ लें कि इसको सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से जीता जा सकता है, देन आपकी लाइफ एकदम मस्त लगेगी, एकदम लिफ्ट हो जाएगी आपकी लाइफ। हो जाती है। बड़ी बड़ी अच्छी बातें कही वही आपने, और जिस तरह से आपने समझ लिया था अपने आप को, हर कोई समझ नहीं पाता। अक्सर हम लोग देखते हैं, हम शांति की तलाश के अंदर और अशांति की तरफ चले जाते हैं। तो किसी फिल्म का एक गाना भी कुछ इसी तरह से था कि हम कहाँ आ गए, ऐसा कुछ करके कि तो वो मोईद रशीदी साहब का शेर मुझे याद आ रहा है, ऐसी बातों को लेके था कि मुझको पाने की तमन्ना में वो गर्काब हुआ, मैंने साहिल की तमन्ना में उसे खोया है। शांति एक ऐसी चीज जो हमारे पास होती है और उसी को पाने की तमन्ना में हम लोग उसे खो देते हैं। ये कितना विचित्र कहूँ कि तथ्य है कि जो है हमारे पास में है उसे हम उसे पाने की तमन्ना में ही खत्म किए देते हैं। उसे कस्तूरी मृग की तरह कि उसके नाभि के अंदर है और वो दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, और फिर उसे लगता है कि नहीं, वो तो मेरे पास में थी, मैं तो इतना बेवजह दौड़ता रहा, और वो दौड़ ही उसकी मृत्यु का कारण बन जाती है। उसका शांति, बिल्कुल शांति के बारे में कुछ ऐसा ही है कि अगर हम लोग अपने बारे में थोड़ा सा मुड़ के देख लें तो सब चीज़ें ठीक हो सकती थी, लेकिन हम मुड़ के नहीं देखते, हम दौड़ते जाते हैं, दौड़ते जाते हैं, और फिर एक दिन लगता है कि शांति जिसकी तलाश हम लोग निकले थे वो तो पता नहीं कहाँ छूट गई है। तो मेरा जो सवाल है यहाँ पर जो बनकर आता है आपसे, वो मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस शांति की हम लोग बात करते हैं, जिस पीस की, जिस पॉजिटिविटी की हम लोग बात करते हैं लाइफ के अंदर, उसको हम लोग हीलिंग के ज़रिए किस तरह से पा सकते हैं? कि हीलिंग है, उसको पाने में हमारा कैसे मदद कर सकती है? उसके बारे में थोड़ा-सा प्रकाश डालिए प्लीज़। हाँ जी। जब बच्चा जब छोटा रहता है तो उसको कोई हीलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो हमेशा खुश रहता है, अपने स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में रहता है। लेकिन जब हम ग्रो होते रहते हैं, हम बहुत से रिजेक्शंस देखते हैं, हमें बहुत सारे ह्यूमिलेशंस देखने को मिलते हैं, या फिर बहुत दर्द, ऐसे कुछ दर्दनाक चीज़ें जो हम हमारे लाइफ में घटती हैं, वो सब हम देखना शुरू कर देते हैं। और कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं कि जो सैडनेस की तरफ हमें ऑटोमेटिकली लेके जाते हैं। तो ये जो पैटर्न्स और सेलुलर मेमोरीज हैं, ये हमारे बॉडी में और हमारे माइंड में बहुत डीपली इनग्रेन्ड होती हैं। तो हमें लगता है कि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं किसी भी डिसीज़ के लिए, तो हमें लगता है कि वो डॉक्टर हमें दवाई दे के हमारी हीलिंग कर देंगे और हमारी हीलिंग हो जाएगी। लेकिन वो ऐसा है कि जो चोट लगी है, तो ऊपर से आप ऊपर की सफाई कर रहे हैं, ऊपर की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जो डीपली आपके अंदर जो दर्द है, वो ओनली एक साइकेट्री या फिर एक पर्सन जो आपको अंदर से देख सकता है, सिर्फ वही आपको ट्रीट भी कर सकता है। तो ये हीलिंग सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी लाइफ़स्टाइल में हो, उनको लगता है वो खुश हैं, तो उनके कुछ ना कुछ ऐसे हर्ट्स एंड ह्यूमिलेशन रहते हैं। दिस रिजल्ट्स इन लॉट ऑफ डिसीजेस लेटर इन लाइफ, लाइक जैसे कैंसर है जो फॉरगिवनेस ना करने के कारण आता है, ऐसी चीज़ें, हार्ट अटैक जो आजकल बहुत ज़्यादा हैं, जो हमारे हार्ट चक्र में जो हमारे जो पेन होते हैं उसको हमने दबा के रखा है, दैट्स द रीजन वी गेट हार्ट अटैक्स। इसलिए बोलते हैं कि वो इनडायरेक्टली दे आर टेलिंग दैट इट्स अ स्ट्रेस, एक्चुअली इट्स नॉट स्ट्रेस, इट्स स्ट्रेस बिकॉज ऑफ सम थॉट्स,
some hurt, some pain which you have undergone in the past. So you have to address them so that you actually come out to the inner healing. तो हीलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का। तो ये हर एक को होना चाहिए, लेकिन सेल्फ हीलिंग होती है ऑटोमेटिकली जब आप प्रेयर से जुड़ते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन आपको कभी कभी हीलर्स की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर चीज आप अपने खुद से हील भी नहीं कर पाते हैं। तो जो हीलिंग है, अगर जितना आप हील रहेंगे, जितने आप पीस में रहेंगे, प्यार में रहेंगे, काइंडनेस कंपैशन में रहेंगे, जो आपका नेचुरल स्टेट है, जो जो मैं कहती हूँ स्पिरिट इन इट्स एक्चुअलिटी। मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसमें मैंने बहुत सारे स्पिरिचुअलिटी के वीडियोस डाले हैं, स्पिरिचुअल स्वर्णा 3 है, तो आप जो दर्शक देख रहे हैं वो आप इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं। तो मैंने बहुत सारी बातें की है कि स्पिरिचुअलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंस है, अगर आपने उसको पकड़ लिया तो हीलिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी आपकी। एंड हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके लाइफ का, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको खड़ा करने के लिए, आपको अपने लाइफ के मकसद, जिसको हम सोल पर्पस कहते हैं, द एग्जैक्ट soul script which you have come for to do that activity in this world, the essence of what you want to contribute to this world, you can only do only when you are self healed. अगर आप खुद हील्ड हैं तभी आप किसी और की मदद कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपके अंदर गम है तो आप गम ही बांटेंगे, खुशियां नहीं बांट सकते। बड़ी बात कि जिसके बाद जो होता है वो वही बांटता चला जाता है। और एक महत्वपूर्ण सी बात जो आपने यहाँ कही, मैं उसको एक बार दोबारा रेखांकित करने की इजाजत जरूर चाहूंगा कि यहाँ पर स्वर्णलता जी ने हमें एक जो बात कही है वो ये कही है कि हम खुद को हील कर सकते हैं, ये ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे और हम खुद को कर सकते हैं, लेकिन जैसे एक डॉक्टर है वो खुद का इलाज सीरियस कंडीशन में आने के बाद में नहीं कर सकता, फौरी तौर पर कर सकता है, शुरुआती तौर पे अपने आप को रोक सकता है, लेकिन वो भी जब बड़ी बीमारी में आ चुका है तो वो खुद का इलाज नहीं कर पाता है। तो उसी तरह से स्पिरिचुअलिटी वाली बात करें, हीलिंग की हम लोग जो बात करें कि आप एक लेवल तक ही खुद को देख सकते हैं कि अगर वहां तक अगर आप हैं, यानी आप इतनी ज्यादा गिरफ्त में नहीं गए हैं कि आप डिप्रेशन में कहीं, एंजाइटी में कहीं, या फिर किसी भी तरह के ऐसे पैनिक अटैक के में नहीं गए हैं, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर आप उसे गिरफ्त में हैं तो फिर आपको किसी सुलझे हुए व्यक्ति के पास में जाने की जरूरत है, क्योंकि उस वक्त आप खुद उस भंवर में फंसे हुए हैं और भंवर में फंसा हुआ व्यक्ति सही निर्णय ले पाए ये आसान नहीं होता है। तो इसलिए ये जरूरी होता है कि ऐसी स्थितियों के अंदर हम लोग जो स्वर्णलता जी हैं, इनकी तरह के जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे मिलें, उनसे बात करें, और चाहे हम कितने ही बड़े क्यों ना हो, कितने समझदार क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों से, इस तरह के जो लोगों से बात करेंगे तो कहीं न कहीं नए रास्ते निकल कर आते हैं। क्योंकि एक कहते हैं सूझे से बूझा भला वाली सी बातें, बूझने से शायद कुछ ज्यादा फर्क नजर आता है। स्वर्णलता जी, बहुत सारे सवाल हमारे साथ के अंदर आ रहे हैं, दर्शक आपके बारे में आभार भी कह रहे हैं, आपके जो जिंदगी से प्रेरणा भी ले रहे हैं। एक जो सवाल मुझे लगा देखने में, रेशमा जी हैं हमारे साथ जुड़ी हुई है, रेशमा जी ने कहा कि हाउ टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल इन मटीरियल रियलिटी, क्योंकि ये बड़ी बात है। मैं मटीरियल रियलिटी को इतने जोर से इसलिए बोल रहा हूँ कि अक्सर हम लोग मटीरियल रियलिटी को ही सारी दुनिया मान लेते हैं और मानते हैं कि ये हमने पाली तो हम सुखी हैं, सफल हैं, अगर ये नहीं मिली तो हम लोग शांत नहीं हैं, खुश नहीं। जबकि हम लोग देखते हैं कि सड़कों के किनारे कहीं गाँव में जाएं या फिर बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं, हमें ये लगता है कि ये व्यक्ति तो हमसे कहीं ज्यादा खुश है, उसके चेहरे की मुस्कुराहट कहिए, उसके चेहरे का तेज कहिए, उसकी ओजस्विता कहिए, हमसे कहीं ज्यादा होती है। तो ये क्या फर्क है कि सब कुछ होने के बावजूद भी जीवन में एक निराशा हावी रहती है? अच्छा, थैंक यू रेशमा जी, आपने इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया। आई थिंक ये क्वेश्चन का जो मैं आंसर करूंगी तो बहुत लोगों को ये मदद मिलेगी इसके बारे में। तो पहली चीज ये है कि इसको बाइफरकेट करना बंद कर दीजिए कि स्पिरिचुअलिटी अलग है, मटेरियलिटी अलग है। तो ये पहला जो बाइफरकेशन हमारे दिमाग में आता है कि पूजा पाठ और मेडिटेशन एक अलग अलग चीज है और आपका मटेरियल जॉब एक अलग चीज है। आपको दोनों को एक ही साथ मैनेज करते हुए जाना है। जैसे एक पक्षी के दो पंख होते हैं, वैसे ही यू हैव टू बैलेंस बोथ द फेदर्स। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही स्ट्रांगली इनग्रेन्ड है तो मटेरियलिटी में आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, आप चाहे लिख के रख लो इसको। तो दिस इज एक्चुअली प्रूव्ड कि अगर आप अंदर से अगर हैप्पी नहीं है तो बाहर मटेरियलिटी लाइफ में कुछ भी नहीं होने वाला, रादर रिवर्स जर्नी होगी अगर अंदर से खुश नहीं है। तो आपको अंदर से खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए स्पिरिचुअलिटी आपको बहुत हेल्प करता है। तो कैसे अपनी आत्मा से जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में, अगर आपका आज आखिरी दिन है, ये मैं क्वेश्चन अपने आप से बहुत बार पूछती हूँ कि आज अगर मेरा आखिरी दिन है, आज यमराज आएंगे शाम को और लेके जाएंगे, तो मुझे क्या करना चाहिए आज, मेरे मेरे लाइफ में मुझे कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो जो मेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं उन चीजों को जॉट डाउन करती हूँ। तो उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में बनाना इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों को करना ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ें आपको खुशियाँ देती हैं शायद किसी और को खुशियाँ ना देती हों।
ठीक है? तो ये पहला कॉन्सेप्ट है कि जब आप हैप्पी रहते हैं, आप खुश रहते हैं, आप अपने लाइफ में जो करना चाहते हैं, उस पे फ़ोकस्ड रहते हैं, तो मटेरियलिटी में सक्सेस ऑटोमैटिकली आ जाती है। तो ये एक सीक्रेट है कि जो पीपल दोज पीपल हु आर वेरी हैप्पी, दोज पीपल हु आर डूइंग द सोल मिशन और दे आर वेरी हैप्पी डूइंग व्हाट दे लव टू डू, दे आर very successful. You have seen many passionate businessmen who are into jewelry section, or they are into automobile section. They are very passionate about their cars, their jewelry, or whatever whichever profession they have chosen. There are chartered accountants who are very passionate about their profession. तो ये जो खुशी उनको देती है ना, उसको आपको पकड़ना है, सक्सेस बाद में ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी। बहुत बड़ी बात कही, बहुत वाकई प्रणाम करता हूँ इस बात के लिए आपको कि हम अक्सर सफलता के पीछे भागते हैं, जबकि हमें उस सुकून के, उस पैशन के पीछे भागना चाहिए जो हमें सुख देता हो। क्योंकि एक आपने बड़ी अच्छी सी बात कही है यहाँ पर, मैं उसे यहाँ पे दोबारा से ज़रूर कहने की इजाज़त चाहूँगा कि जब हम उन पैशन के पीछे काम करते हैं, तो वहाँ पे समय सीमाएँ अपने आप खत्म हो जाती हैं। हमें पता ही नहीं चलता है कि हमने कितना वक़्त उस काम को करने के लिए दिया है। वरना हमें लगा रहता है कि हम 9 से 5 बजे गए या फिर 12 बजे तक काम किया, मैंने 18 घंटे काम किया, 24 घंटे काम किया। जब आपका काम आपका प्यार हो जाता है, आपका पैशन हो जाता है, तो उस दिन से आपका सारा का सारा 24 का 24 घंटे, आपके सातों के सातों दिन, पूरे साल, पूरी ज़िंदगी उसकी हो जाती है। फिर आप अलग नहीं कर पाते हैं और जब आप एक हो जाते हो, तो आप मान के चलिए फिर थकने की तो कोई वजह बचती ही नहीं है। अशांति कोई वजह तो बचती ही नहीं है। अशांति तब होती है जब हमें लगता है कि हम जीवन में भार लेकर चल रहे हैं। कुछ इस तरह से कि आप मान के चलिए कि आप कितने भी दूर जा रहे हों और आपके साथ में, आपकी गोद में अगर आपका बच्चा है, आप उससे गोद में लेके 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चल सकते हैं, लेकिन उतने ही वज़न का कोई भार लेके अगर आप चलेंगे तो नहीं चल पाएँगे, क्योंकि वो आपके लिए भार है और वहाँ पर वो आपका बच्चा है, पार्ट है, आपके आपके जीवन का एक हिस्सा है। तो उसको लेके जब आप चलते हैं, जब वो अपनापन आपके जीवन में आ जाता है, तो आप कहीं न कहीं सुकून भी महसूस करते हैं, खुशी भी महसूस करते हैं, गर्व भी महसूस करते हैं। तो बहुत सुंदर बात स्वर्णलता जी आपने कही, मैं इसके लिए प्रणाम करता हूँ आपको, इतने गहरे तथ्य को इतने सुंदर शब्दों में सार्थकता से समझा देने के लिए। समय दौड़ता जा रहा है, मैं सवाल बहुत सारे करना चाहता हूँ, क्या करूँ? लेकिन फिर भी हमारे दर्शकों का एक सवाल और आया, अभी आप जब बात कर रहे थे इमोशनल पेन की और फिज़िकल पेन की, जो उसको लेकर रघु रमन जी हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं। रघु रमन जी का कहना है कि इमोशनल पेन आर मोर डेंजरस देन फिज़िकल पेन, सो हाउ कैन वी हील इमोशनल पेन? ये कह रहे हैं कि इमोशनल पेन है वो कहीं ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि जब कहीं फिज़िकल पेन होता है तो हमें पता होता है, हम लोग वहाँ पे कोई न कोई दर्द निवारक दवा है, पेन किलर है, वो हम उसके ऊपर लगा लेते हैं, ले लेते हैं, तो उसमें आराम आ जाता है। जब इमोशनल पेन होता है उसको कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना? तो उसमें क्या करना चाहिए? अगर किसी तरह की कोई चोट अगर हमें लगी हो और कोई बात हमें बार-बार में दुखी कर रही हो, परेशान कर रही हो, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा रघुरामन जी आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को जानने के लिए। तो इमोशनल पेन है वो बहुत ही सच में बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि वो अंदर से आपको खा जाता है। बाहर से आप एकदम शांत नज़र आएँगे, बहुत खुशनुमा नज़र आएँगे, लेकिन अंदर से आपको खोखला कर देगा ये। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू हील योरसेल्फ इमोशनली। तो एक चीज़ है कि आपको जो भी इमोशंस है अंदर दबा के नहीं रखना है। यू शुड नॉट सप्रेस योर इमोशंस, सो लेट इट गो आइदर थ्रू राइटिंग। जो डायरी राइटिंग है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप किसी से कह नहीं सकते, कुछ बाहर नहीं कह सकते, एटलीस्ट इन द पेपर एंड इन योर पर्सनल डायरी मेक अ नोट ऑफ इट। और यू कैन कन्फेस विद समबडी जो आपको लगता है कि आपकी जजमेंट ना करें, आपको जज ना करें। ऐसे लोगों से आप इस चीज़ को शेयर करें और अपने दिल से उस चीज़ को निकाल दें। तीसरी चीज़ है, किसी किसी भी पूजा पाठ या किसी भी ध्यान में लग जाएँ, कोई भी योगा सिस्टम में कनेक्टेड रहें और उससे कनेक्ट होके आप अपनी चीज़ों को हील करें। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में बहुत हेल्पफुल फाइंड की है कि जब भी आपको पेन ज़्यादा हो, तो आप देना शुरू कर दीजिए। देना मतलब किसी भी रूप में आप कोई सर्विस, जो सेवा भाव होता है, वो करना शुरू कर दीजिए। जब आप लोगों से जुड़ेंगे और लोगों के दर्द देखेंगे, तो आपको लगेगा कि उनके दर्द से तो मेरा दर्द बहुत छोटा है। एंड बाद में सोचेंगे यार, मैं भगवान ने मुझे तो बहुत अच्छी तरह से सब कुछ दिया हुआ है, एंड ये बात जो दूसरा इंसान है तो उसके पास तो बहुत पेन है। एंड उसके बाद देखेंगे कि आप धीरे धीरे हील होते जाएंगे। तो जितना आप दूसरों की मदद करेंगे, जितना आप उनके उनके दर्दों को दूर करते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपका भी इमोशनल पेन कम होते जाएगा। किसी भी तरह से इस इमोशनल पेन को अपने अंदर ना दबाएं। जी, जी, जी। बड़ी बात आपने कही है कि हमें अपनी इमोशनल पेन को दबाना नहीं है और जिस दिन हम लोग देने का सुख समझ लेते हैं, उस दिन सारी समस्याएँ ठीक होने
लग जाती हैं। अक्सर समस्या तभी तक रहती है जब तक हम सिर्फ लेने की लगी रहती है। और स्वर्णलता जी ने हमें बड़ी अच्छी बात बताई है कि आप एक बार देना तो शुरू कीजिए। जब आप देना शुरू करते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि समस्याएं खुद ब खुद खत्म होने लग जाती हैं। क्यों? देने की प्रकृति के अंदर कहीं ना कहीं हम हमारा सुख बढ़ाते जाते हैं, क्यों? गर्व बढ़ता जाता है कि मैं किसी के काम आ पा रहा हूँ, और गम कम होता जाता है। तो लगता है कि वो मेरे पास था, वो तो बिछड़ गया, बिखर गया है, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं कम होती चली जाती हैं। तो ये फैसला हमें बहुत सही ढंग से करना होगा कि अब हमें चाहिए क्या। जब भी ऐसी कोई समस्या हो तो देने की कोशिश करो। जितना बांटते चलेंगे आप देखिएगा कि यकीनन अब आपको जिंदगी भी रास आने लग जाएगी, और आपको लगेगी कि खुशियां भी अब आपके साथ में हैं, और आप समझेंगे कि आप एक अच्छी जिंदगी की तरफ अब बढ़ रहे हैं। तो जीने की कोशिश कीजिए, देते रहिए, तो फिर आप देखिएगा कि कितनी बेहतर से जिंदगी आपके साथ में जुड़ रही है। अच्छा, एक अगला सवाल मेरे जहन के अंदर यहाँ पर ये आ रहा है कि अक्सर हम रिश्तों की बात करते हैं, और रिश्तों में ऐसा होता है कि कल तक जो आदमी है बहुत सुकून देने वाले लगते थे, बहुत आराम देने वाले लगते थे, सपोर्ट करने वाले लगते थे, फिर एक दिन लगता है कि नहीं, ये तो नहीं, इनके साथ तो एडजस्ट नहीं हो सकते, रिश्ते बहुत टॉक्सिक होने लग जाते हैं, लगता है एक दूसरे से दूर हो जाएं, एक दूसरे को कई बार तो नुकसान पहुंचाने तक की नौबतें भी हम लोग देखते हैं कि वैसे नौबतें भी आ जाती हैं कि व्यक्ति सोचता है मैं उसको नुकसान पहुंचा दूं। तो आखिर ये रिश्तों में जो इतने प्यार से शुरू हुए थे, और जिनके अंदर बहुत सुकून था, इत्मीनान था, विश्वास था कि हम लोग बहुत सारा काम करेंगे एक साथ, वो क्यों दूर होने लग जाते हैं? क्यों हम लोग इस तरह की सिचुएशन में फंसते हैं? तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं प्लीज। हाँ जी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि आजकल हम सबसे ज़्यादा जूझ रहे हैं रिलेशनशिप इश्यूज से। चाहे वो हस्बैंड वाइफ के हो या माँ बेटे के हो, जो भी इश्यूज है, रिलेशनशिप इश्यूज बहुत हाई हैं। तो पहली चीज़ ये है कि हम जिससे प्यार करते हैं उनसे हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, एंड उनको हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे कि जो हमारी खुशियाँ हैं वो आपके हाथों हैं। तो वी आर ब्लेमिंग अदर्स फॉर आवर हैप्पीनेस, विच इज़ नॉट गुड। तो ठीक है, तो किसी भी रिलेशनशिप को टॉक्सिक तक लेवल तक लेके जाने का मेन क्या है? एक्सपेक्टेशंस एंड ब्लेमिंग अदर्स, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिक्सिंग योर हैप्पीनेस ऑन अदर्स। आपको कोई भी खुश नहीं रख सकता जब तक आप खुद खुश नहीं होते। ओके, तो और ये रिलेशनशिप जो इश्यूज आती है उन्हीं में आती हैं जिनसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये भी समझना बहुत जरूरी है कि जो प्यार है इसको हमें अनकंडीशनल लव में कन्वर्ट करना है। कंडीशंस डाल के दूसरे पर्सन को दबाना नहीं है, क्योंकि अगर दूसरा पर्सन भी बढ़िया। हमारे तरह ही अपने खुद की लाइफ की जर्नी में है, तो उनके खुद के अपने कुछ नेगेटिव या कुछ पैटर्न्स ऐसे भी होते हैं जो वो नहीं ओवरकम कर पाते, जिनको हम नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। वो भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो टॉक्सिक पीपल हैं हमारे लाइफ में। तो उनका जो लाइट बॉडी, उनकी जो समझ होती है बहुत कम होती है, बिलो 3 होती है। तो उनको अगर हम समझें कि उनकी समझ ही उतनी है, और हम अपने अपने आप पे फ़ोकस करें और खुद को ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें, चाहे इमोशनली, फाइनेंशियली, जिस तरह से भी, देन वी आर एक्चुअली गोइंग ऑन अ राइट पाथ। नहीं तो अगर हम उनसे रिवेंज या किसी और मोड पे जाएँ तो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हम अपना नेगेटिव कर्मा क्रिएट करना शुरू करते हैं। बड़ी बात कही कि हम लोगों को वही अभी जो आप कह रहे थे कि जॉय ऑफ गिविंग वो सीखना पड़ेगा। अक्सर हम लोग एक्सपेक्टेशन में डूबे रहते हैं कि मुझे उससे ये चाहिए, इस रिश्ते वाला व्यक्ति मुझे ये दे, मेरे लिए ऐसा करे, मेरे लिए वो करे, हम उसके लिए क्या करें, ये हम नहीं सोचते हैं। और जिस तरह हम ये सोचना बंद कर सकते हैं, कर देते हैं कि हमें उसके लिए क्या करना है, और सिर्फ अपने अधिकारों को गिनने लग जाते हैं, अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वहीं रिश्तों में तल्खियां शुरू होने लग जाती हैं। तो वो जो पीछे आपने बात की, मुझे लगता है वो यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है कि हमें अपने जीवन के अंदर देना सीखना होगा। जब आप देना सीख जाएंगे तो आपका जमाने का जो गम है वो खुद ब खुद कम होने लग जाएगा। वो शर्फ श्री राम सिंह साहब का फरमाया और शेर भी है कि मुश्किलें थम गई, दर्द कम हो गया, अब जमाने का गम अपना गम हो गया। जब आप दूसरों की चीजों को अपने जीवन में शामिल करना शुरू कर देते हैं, तकलीफों को हटाने की कोशिश करते हैं, तो आपकी चीजें तो खुद ब खुद ही ठीक होने लग जाती हैं। तो आपको एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है, दूसरों की एक्सपेक्टेशन है उनको पूरा करने की जरूरत है। कि आप सोचिए कि सामने वाले आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, तो आप देखिएगा धीरे धीरे आपकी तकलीफ तो कम हो ही रही है, आपको एक एक आनंद में आने लग जाएगा कि आप देने वाले हैं, दाता हैं। तो इस चीज को समझ लिया। और एक बड़ी बात मुझे लगता है कि स्वर्णलता जी ने यहाँ पर उसे जरूर रेखांकित करना चाहिए कि हम अक्सर अपनी खुशियों की चाबी सामने वालों के हाथों में थमा के रखते हैं। हमें लगता है कि हमारी खुशी की वजह वो सामने वाला व्यक्ति है, वो ऐसा करेगा तो मैं खुश होऊंगा, वो नहीं करेगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा। वो मेरे लिए बीवी है तो मेरे लिए खाना नहीं बनाएगी तो मैं दुखी हूँ, पति है मेरे को घुमाने नहीं लेके जाएगा तो मैं दुखी हूँ, बच्चे अगर ऐसा नहीं करेंगे मैं तो दुखी हूँ, माँ बाप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं दुखी हूँ। तो हमने ये देख रहे वो नहीं करेंगे तो हम दुखी हैं। आप खुद करके देख लीजिए, जिस दिन आप खुद करना शुरू कर देते हैं तो वो तकलीफ खुद ब खुद कम होने लग जाती है।
स्वर्णलता जी, आपसे बातें करते बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन शो की सीमाएँ ऐसी हैं, मुझे लग रहा है कि आप जैसे शख्स से बातें करनी हो तो इतने कम समय के अंदर तो बातें हो ही नहीं सकती। उसके लिए तो बहुत लंबे-चौड़े शोज़ आयोजित किए जाने ज़रूरी हैं। फिर भी एक सवाल जो मुझे रामकृष्ण जी हैं वो पूछ रहे हैं और बार-बार 1-2 बार कर दिया उन्होंने, तो मुझे लगता है कि पूछ लूँ वरना कहीं रामकृष्ण जी नाराज़ नहीं हो जाएँ। रामकृष्ण जी पूछ रहे हैं, स्वर्णलता जी काइंडली डू अच्छा, ये भी हीलिंग रिलेशनशिप के ऊपर, अच्छा, आपकी बात से बड़े खुश हुए हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि रिलेशनशिप हीलिंग के लिए भी एक शो बनाइए। और जी एक सवाल, माय क्वेश्चन इज हाउ वी कैन ओवरकम व्हेन वी आर लिविंग विद द पर्सन हु इज द रीजन ऑफ आवर डिप्रेशन। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अक्सर ये देखने में आता है कि हम जिन व्यक्तियों के साथ में रह रहे होते हैं, हम उन्हीं को दोष दे रहे होते हैं, इसकी वजह से मैं तनाव में, इसकी वजह से डिप्रेशन में हूँ। तो ये यही जानना चाहते हैं कि आप जिस व्यक्ति के साथ में रह रहे हों और वही अगर आपके डिप्रेशन की वजह हो, वही तनाव की वजह, वही एंजाइटी की वजह हो, तो क्या करेंगे? यस, थैंक यू रामकृष्णन जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है एंड ये इसका सोल्यूशन आई थिंक बहुत सारे लोगों को भी यूज़फुल रहेगा। जब भी कोई आपके लव्ड वन है, उनके साथ आपको रहना पड़ता है और आप डिप्रेशन में हैं, तो पहली तो चीज़ है कि आप उनको ब्लेम करना बंद कर दीजिएगा। जो पहली चीज़ है, दैट विल स्टॉप हर्टिंग यू, आपको हर्ट होना कम हो जाएगा। सेकंड थिंग, हेल्थी बाउंड्रीज रख लीजिए कि आप कहाँ-कहाँ बात करने वाले हैं और कहाँ-कहाँ नहीं बात करने वाले। कौन-सी एरियाज़ हैं जो आप उनसे शेयर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो अक्सर मैं ये कहती हूँ कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर या किसी इस तरह टॉक्सिक की रिलेशनशिप में पहली चीज़ है कि आपको सोल डिस्टेंसिंग ज़रूर करनी होती है। सोल डिस्टेंसिंग का मतलब आपका जो अंदरूनी स्पिरिट का जो ट्रू सेल्फ है, उसको आप इन लोगों से कुछ दिनों तक या कुछ सालों तक उनसे शेयर करना बंद कर दें। तो तब क्या होता है कि आपका जो अंदर का सेल्फ है, जो आप अपना ट्रू सेल्फ दिखा रहे हैं और वो हर्ट कर रहे हैं उसको बार-बार, वो हर्ट हर्ट की स्टेट से न्यूट्रल स्टेट में आना शुरू हो जाएगा। तो सोल डिस्टेंसिंग कीजिए ताकि वो अपने आपके अंदर की सेल्फ को समझ ना पाए पहले कुछ दिनों के लिए एटलीस्ट। एंड उसके बाद धीरे धीरे देखें कि बाउंड्रीज को हेल्थी बनाते रहिए कि आप उसी चीज को बात करें जो आपकी जरूरत है। ठीक है, वो सिर्फ उतना ही बात कीजिए एंड अपना पूरा का पूरा फोकस उस चीज पे कीजिए जो आपको बहुत पसंद है। पहली चीज, जो अदर पर्सन जो आपके लाइफ में आया हुआ है वो आपके ही इनर किसी वूंड को दर्शाता है। मैंने पहले भी कहा है कि जो आपका आउटर वर्ल्ड है आपका इनर सेल्फ का इमेज है। तो कहीं पर आप अंदर अंदर ही अंदर कुछ हीलिंग के लिए आ रहा है जिसके कारण आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको अंदर अंदर से हील होना जरूरी है। अपना एकांत बना लीजिए, अपने मेडिटेशन शेड्यूल्स कर लीजिए, जो आपको पसंद है, जो आप जिसके बारे में आप पैशनेट हैं, उस चीज़ को करना शुरू कर दीजिए। तो ऑटोमेटिकली जब आप चेंज हो जाते हैं अंदर अंदर से इनर सेल्फ को चेंज कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली द अदर पर्सन विल आल्सो स्टार्ट चेंजिंग। That's a reflection. This is called mirror reflection in the universe. So when you change your inner universe, outer universe is bound to change. Okay. बड़ी बात कही, खुद को बदल लेंगे तो सारी चीज़ें खुद ब खुद ही बदलने लग जाएँगी। ये बड़ी बात आपने हमारे साथ में रखी है और कितनी बड़ी बात है कि हमें, मुझे लगता है इससे सुंदर जवाब इस चीज़ का हो नहीं सकता कि आप अपनी सीमाओं का ध्यान रखें, क्योंकि जब रहना हमें उन्हीं के साथ में है और एक कहीं न कहीं अपने आप को रिज़र्व भी रखें। जिस रिज़र्वनेस की बात जो कर रही हैं, वो रिज़र्वनेस ऐसा नहीं कि हम उसको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हम इसलिए कर रहे हैं कि टकराहट ना बढ़े। हम क्योंकि रिश्ते भी रखने हैं, तोड़ने नहीं हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जिस बात पे तकरार होती है, जिस बात पे परेशानी होती है, उस चीज़ को अगर हम थोड़ा-सा छिपा के रख लें, थोड़ा-सा पीछे करके रख लें, तो कितना बेहतरी होगी, सामने वाले को समस्या नहीं होगी और हम भी आगे चलने लग जाएँगे। बहुत-बहुत स्वर्णलता जी, धन्यवाद आपका कि आपने इतने अच्छे जो जवाब दिए। मुझे लगता है कि मैं ही नहीं, हमारे सारे दर्शक इस बात से बहुत संतुष्ट होंगे और जैसा कि अभी आपसे निवेदन कर रहे हैं कि फिर आप इस मंच पे आइएगा और वो कुछ और सवालों के जवाब भी आपसे चाह रहे हैं दर्शकों। लेकिन फिर भी अगर आपकी इच्छा है, आपके सवाल बचे हुए हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप जाइएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो कमेंट बॉक्स बने हुए हैं, वहाँ पे जाके आप अपने सवाल लिख सकती हैं और मैं प्रार्थना करूँगा स्वर्णलता जी से कि वो आपके सवाल पढ़ें और जो उन्हें लगे तो उसके लिहाज से उसका जवाब भी दें। तो मुझे लगता है कि उससे आपकी भी बेहतरी होगी और जैसे ये तो एक मिशन पे निकली हुई हैं दुनिया को हित देने की, सुख देने की, समृद्धि देने की, तो मुझे लगता है कि उसके अंदर एक कदम और चल पाएँगे। स्वर्णलता जी, आपसे मिलना अपने आप में किसी सौभाग्य से कम नहीं था। बहुत-बहुत प्रणाम और धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ Thank कि you so आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और ना केवल हमारे साथ जुड़े, बल्कि हमारे जो दिमाग में खलल सी मची हुई थी कि एक ऊहा-पोह मची हुई थी, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, उस बात को बहुत ही खूबसूरती से आपने यहाँ पे जो कहूँ कि समझाया है हमें, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और इस आशा के साथ में कि फिर मिलेंगे। दर्शकों, आपका बहुत-बहुत आभार अभिनंदन कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े, अपने सवाल भी पूछे और आगे भी आप हमसे सवाल पूछते रहिएगा। तब तक के लिए आभार, अभिनंदन। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।